साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान इन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर अपने आर्थिक विकास को बल दे सकें। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा की खेती कर और इसके प्रसंस्करण से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान फिरदौस अहमद मीर से और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी आसानी से पाया जाने वाला पौधा है। इसके कई तरह के इस्तेमाल है जिसकी वजह से काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे किसान भी इसकी खेती के साथ ही इसके प्रसंस्करण से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे हमारे किसान करें एलोवेरा की खेती और साथ ही इसका प्रसंस्करण, आइए जानते हैं। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गूदा ही काम का है। इससे जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने लगे तभी काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे। टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकाल लेते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने के लिए किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म। लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो अभी आपने जाना कि कैसे हमारे किसान एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। ये त्वचा संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है और तमाम और भी इसके स्वास्थ्य संबंधी गुण हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे कृषि दर्शन।
भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान फिरदौस अहमद मीर से, जो कि पॉली हाउस में फूलों की खेती करते हैं। जी हाँ, आज के समय में पॉली हाउस में फूलों की खेती काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इससे हमारे किसान अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं और फिरदौस अहमद मीर ने भी ऐसी ही कुछ योजना बनाई। आज के समय में अपने क्षेत्र में वो पॉली हाउस में फूलों की खेती के लिए जाने जाते हैं। किस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की और कैसे दूसरे किसानों के लिए वो आज के समय में उदाहरण है, आइए जानते हैं। युवा किसान की आधुनिक सोच के एक मिसाल बन गए हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान फिरदौस अहमद मीर। इनका जन्म जम्मू कश्मीर के एक गांव कुलगांव में हुआ था। खेती इन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन परिवार वाले चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। इन्होंने बीए तक शिक्षा ली हुई है
पढ़ाई के बाद इन्होंने अपनी कोचिंग खोली और अन्य व्यवसाय से ही जुड़े, लेकिन सफलता हाथ ना लगी। राह तलाशते हुए वे दिल्ली के लिए निकले। ट्रेन में ही उनकी मुलाकात कृषि विश्वविद्यालय विभाग के एक प्रमुख से हुई, जिन्होंने बातचीत के दौरान फिरदौस अहमद को खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी। क्योंकि फिरदौस के पास अपनी खुद की जमीन थी, इसलिए उन्हें खेती का सुझाव भा गया। फिरदौस ने आधुनिक कृषि पद्धति अपनाकर फूलों की खेती करनी शुरू कर दी। फिरदौस अहमद पहले एक किसान हैं जिन्होंने घाटी में अपना निजी ट्यूलिप गार्डन बनाया है। यूं तो श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन फिरदौस के इस ट्यूलिप गार्डन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने कितनी लगन और विश्वास से काम करके ये करिश्मा किया है। वर्तमान में फिरदौस अहमद मीर के पास 10 कनाल हैं, जिसमें वे 6 कनाल में फूलों की खेती करते हैं। शुरुआत में इनके इस काम को गांव में किसी ने नहीं सराहा, लेकिन इन्होंने हार ना मानते हुए लगन के साथ अपने काम में लगे रहे। इन्होंने इस काम में आधुनिक साधनों का प्रयोग किया और उन्नत बीजों का चुनाव किया। फिरदौस कृषि विकास संस्थानों से परामर्श भी लेते रहे। इनके काम में कृषि संस्थानों के साथ साथ राज्य के कृषि विभागों ने आर्थिक सहायता भी की है, जिसकी मदद से इन्होंने पॉली हाउस में फूलों की खेती करनी शुरू की। फिरदौस अहमद फूलों की खेती के साथ साथ धान की खेती भी करते हैं। वे इनमें भी वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। कम पैदावार होने वाली फसलों के बदले वे विभिन्न कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशाला के विकसित उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। साथ ही वे अपने खेत में परंपरागत और आधुनिक दोनों ही तरीकों से विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे बैंगन, मिर्च, कद्दू और प्याज की खेती करते हैं। हर मौसम में सब्जियों की अच्छी उपज प्राप्त हो सके, इसके लिए वे ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। फिरदौस अहमद ने इसके अलावा बागवानी को भी अपने कार्य क्षेत्र में शामिल किया है। बागों में उन्नत तकनीक की मदद से इन्होंने सफलता हासिल की। फिरदौस अहमद मीर ने कृषि के क्षेत्र में इन सभी कार्यों के जरिए ये साबित किया है कि किसानी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अपना व्यवसाय चलाने का अति सुंदर साधन भी है। इन्होंने स्थानीय लोगों को अपने ट्यूलिप गार्डन और बागों में रोजगार भी दिया है। जम्मू कश्मीर राज्य के इस युवा कृषक ने ये साबित कर दिखाया है कि हमारा आज का युवा किसान अपने भविष्य के प्रति बहुत ही आशावान है और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो ये थी फिरदौस अहमद मीर की कामयाबी की कहानी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत के तमाम हलचलों के बारे में। हमारा देश विकास की राह पर अग्रसर है और ये सब कुछ संभव हो पाया है सरकार के कदमों की वजह से। जी हाँ, हमारी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके और कृषि जगत भी इसे अछूता नहीं है। कैसे कृषि जगत को और मजबूत बनाने के लिए और साथ ही उसे गति प्रदान करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, इन्हीं में से एक विशेष योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। क्या खास है इसमें और कैसे हमारे किसानों को इससे लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https
MNRE.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। हमारे वेदों में लिखा है कि धरती हमारी माता के समान है और हम उसके पुत्र हैं। जिस तरीके से हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह से धरती की उपज से मानव जाति का पेट भरता है। लेकिन हम धरती माता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। लगातार रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे धरती माता बीमार पड़ती जा रही है। ऐसे में आज के समय में ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की। कैसे करें हमारे किसान प्राकृतिक खेती और कैसे इससे हमारी धरती माता की सेहत भी सुधर सकती है, आइए जानते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है।
भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल के साथ। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।